अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो भी जवेद अख्तर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवेद अख्तर एक नए मौजू के साथ। अगर हम इसे हालत हाजरा का एक ताज़ा मौजू कहें तो ये गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और आप YouTube पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। नाजरीन, इस वक्त दुनिया के अक्सर खिते बराह रास्त या सर्द जंग की लपेट में हैं। रूस यूक्रेन से एक खूनी जंग लड़ रहा है। इसराइल एक गासिब बनकर गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला आवर है, जिसके नतीजे में हर रोज़ दर्जनों शहादतों की इतलात आती रहती हैं। हाल ही में अमेरिका की तरफ से नाफिज करदा टैरिफ के नतीजे में अमेरिका और चीन के दरमियान एक तिजारती जंग जारी है, जबकि इस टैरिफ जंग ने तकरीबन 70 ममालिक को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस सब के बीच दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज इलाका यानी पाकिस्तान और इंडिया आम तासर के बरखिलाफ दोनों सरहदों पर खामोशी की चादर तनी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता सालों की निस्बत 2025 में दहशत गर्दी की लहर दिन ब दिन जोर ही पकड़ती जा रही थी कि अचानक से एकदम से खबर आई और ये खबर फिर इंडियन मीडिया के धुआंधार चीखों पुकार के जरिए फैलती ही चली गई कि कश्मीर के अंदर पहलगाम में नामालूम हमला आवरों की फायरिंग के नतीजे में 26 लोग जो कि सियाह थे अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इन 26 लोगों में एक इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस और एक इंटेलिजेंस अफसर भी मारा गया। फिर देखते ही देखते सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस वाक़ये का पूरा इल्ज़ाम हमेशा की तरह पाकिस्तान के सर धर दिया गया। ये तो था एक छोटा सा तारुफ उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में जो कि इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक ख़ास मौका पर एक ख़ास वक्त में आलमी हमदर्दियाँ समेटने के लिए अपने ही लोगों को मार कर करता चला आ रहा है। मगर आगे चलने से पहले हम आपको बताते चलें कि आखिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा होता है और इससे मुराद एक ऐसा दहशत गर्दाना हमला होता है जो कोई मुल्क या एजेंसी अपने ही अवाम या सरजमीन के खिलाफ करती है ताकि दुश्मन मुल्क या एजेंसी को उसके लिए मुरद इल्ज़ाम ठहरा कर उसके खिलाफ एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा सके। अब बात करते हैं इंडिया को इस बार इसी वक्त में ही क्यों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना पड़ गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन इंडिया ने खालिस्तान के हामी सिखों को अजित डोवल की पॉलिसी के तहत अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड, यूके में निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें वो कनाडा में कामयाब रहा, जहां एक सिख रहनुमा सरदार हरदीप सिंह नजर को मारा गया। सरदार साहब की मौत की छानबीन में कनाडा की एजेंसियों ने इंडिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई, ऐसे ही इंडिया ने अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूके के अंदर सिख रहनुमाओं को मारने की प्लानिंग की हुई है, जिसके नतीजे में कनाडा और इंडिया के सफारती ताल्लुकात ख़राब हो गए और बात यहाँ तक पहुँची कि एक दूसरे के मुल्क से सफ़ीरों को निकालना पड़ गया। और पहली बार इस सफारती ताल्लुकात की खराबी के नतीजे में पहली बार यूरोपीय ममालिक इंडिया को एक मुजरिमाना रियासत के तौर पर देखने लग गए और अमेरिका में इंडिया के हैर करदा एजेंट एक ऑपरेशन के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए। जबकि इसी दौरान इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी कई साबिक कश्मीरी जिहादियों को अपने एजेंटों के जरिए निशाना बनाता रहा है। दूसरी वजह इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ये है कि अमेरिका के नायब सदर JD विंस अपनी इंडियन बीवी के साथ इन दिनों इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया इस ऑपरेशन के ज़रिए उनको ये बावर कराना चाहता है कि देखो हम कितने मजलूम हैं और पाकिस्तान कितना जालिम है कि हमारे अंदर घुसकर कत्ले आम कर रहा है और उनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान दिलवाया जाए या मुआशी पाबंदियाँ लगाई जाएँ या कम अज़ कम अमरीकी असले की पाक फ़ौज को तरसील ही बंद करवाई जाए, ख़ासकर F-16 से पाकिस्तान ने इंडिया को हमेशा ही मारा है। इसलिए ये जहाज़ जिसका इंडिया हमेशा से ही मुखालिफ रहा है, किसी न किसी तरह उसे उड़ान भरने से रोकना चाहता है।
नाजरीन, इससे पहले भी सन 2000 में रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के दौरे हुकूमत में जब बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया था तो भारत ने छत्तीस सिंहपुरा के मशहूर बदनाम ज़माना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तकरीबन अपने ही 40 सिख सरदारों को मार दिया था और बाद में इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें 5 पाकिस्तानी मुलव्वस हैं जिनको एक ऑपरेशन में मारा गया। इस ऑपरेशन की जब बाद में एक अदालती जज के जरिए तहकीक की गई तो मारे गए 5 लोग मकामी मुसलमान निकले। उस वक्त इंडिया चाहता था कि क्लिंटन पाकिस्तान ना जाए, मगर वो इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान आया था। बाद में उस वक्त की सेक्रेटरी स्टेट मैडलिन अलब्राइट ने अपनी किताब द माइटी एंड द अलमाइटी में ये वाक़या लिखा कि क्लिंटन इस वाक़ये के बाद समझते थे कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है, इसलिए उन्होंने इंडिया के दबाव को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान का दौरा किया था। नाजरीन, तीसरी वजह इस वाक़ये की बांग्लादेश है, जहां इंडिया की पॉलिसी लाइन तबाह हो गई है। अब तो इंडिया के अंदर उसके अपने तजिया निगार और लोग इंडियन हुकूमत इंडिया की खारजा पॉलिसी मेकर से सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया ने अपनी बास्केट के सब अंडे कैसे हसीना वाजिद की बास्केट में डाले हुए थे कि जिसके जाते ही पूरा बांग्लादेश अब इंडिया के खिलाफ हो गया और इंडिया के हाथों से निकल गया, बिल्कुल वैसे जैसे अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही वहां भागना पड़ गया था। नाजरीन, चौथी वजह इंडिया के अपने अंदरूनी हालात हैं, जिसमें आने वाले बिहार के बहुत ही अहमियत के हामिल इलेक्शन है, जिसमें मुसलमानों के वोट बहुत अहम है और मोदी पाकिस्तान के खिलाफ इस वाक़ये को इस्तेमाल करके हिंदू वोटों को घर से निकाल कर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इंडिया में फिर से मुसलमान और हिंदुओं को आमने सामने लाया जा सके। मोदी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए मुसलमानों और हिंदुओं की मुठभेड़ करवाकर हिंदू कार्ड खेलते हुए ये इलेक्शन जीतना चाहता है। पांचवी वजह मुस्लिम वक्फ बोर्ड का तनाज़ा है, जिसके नतीजे में इस वक्त इंडिया के अंदर सब मुसलमान ही सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मुसलमानों को दबाव में लाने के लिए इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कुछ नई चीज़ें गढ़ी गई, जैसे फायरिंग करने से पहले मुसल्लह अफराद लोगों से उनका नाम मज़हब के बारे में पूछते रहे, फिर उनको कलमा पढ़ने और नमाज पढ़ने का कहते रहे। मकसद ये था कि इंडिया में एक बार फिर से हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में सामने लाया जाए और उनकी आपस में मुठभेड़ और उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाए। नाजरीन, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की छठी वजह पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है, जहां इंडिया BLA और BLF को ट्रेनिंग और असला फराहम कर रहा है। कुछ अरसे से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त मुल्कों को पक्के ठक्के सबूत फराहम कर चुका है कि किस तरह इंडिया बलूचिस्तान में गड़बड़ करता है। हाल ही में जब जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया तो पाकिस्तान से ज़्यादा मालूमात इंडियन मीडिया दे रहा था। इंडियन फौज के साबिक अफसरान नेशनल चैनल्स पर बैठकर कहके मार रहे थे और बलोचों को मशवरे दे रहे थे कि ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है और पाकिस्तानी फ़ौज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान का शिकार किया जा सकता है। ये जो आजकल जनरल GD बख्शी और गौरव आर्या, जो गोबर आर्या के नाम से मशहूर हैं, जो चीख चिल्ला रहे हैं, इस वक्त बतीसे निकाल रहे थे जब दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में अगवा किया हुआ था। नाजरीन, इंडियन मीडिया के ऊपर बैठे एंकर्स और तजिया निगार जंगल का वो हाथी हैं जिनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे छोटे से मुल्कों से भी निकल चुका है। वहाँ की आवाम ने यह जान लिया है कि इंडिया अपने मुफादात के लिए उनको हमेशा से आलमी बरादरी और ख़ास तौर पर खित्ते और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता चला आ रहा है। ये इंडिया के लिए एक सफारती शर्मिंदगी और शिकस्त फाश है। ये छोटे से मुल्क जो दहाइयों से इंडिया को सपोर्ट करते चले आ रहे थे, मगर अब उन्होंने अपने दरवाजे इंडिया के लिए बंद और चीन के लिए खोल दिए हैं। इस सारी खिफत को मिटाने के लिए इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इंडिया को शदीद ज़रूरत थी। नाजरीन, ये थी वो वजूहात जिसके नतीजे में इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। अभी तक किसी भी इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म
कोई किसी भी शख्सियत, हुकूमती शख्सियत ने पाकिस्तान का बराह रास्त नाम लेकर इस हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन क्या करें उस इंडियन मीडिया का जो इस हमले के थोड़ी ही देर के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस हमले को पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि दरअसल इंडिया का खुद का एक तय किया हुआ मंसूबा था। अब हम आपको बताते हैं इस झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किन इक़दामात का ऐलान किया है। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त इंडियन वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी वो एक सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ये वाक़या हुआ, जिसकी ज़हर है उसको इस चीज़ के बारे में सब कुछ मालूम था, वो फ़ौरन एक ड्रामा करते हुए सऊदी अरब से वापस भागा चला आया और एयरपोर्ट के ऊपर ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, आर्मी चीफ के साथ बैठ के उन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौरन इक़दामात का ऐलान किया, जिसमें नाम लिए बगैर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां दी गई कि हम आपको मिट्टी में मिला देंगे, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जो ऐलानात सामने आए हैं उसके नतीजे में इंडिया ने सबसे पहले, जो कि वो पिछले 10 से 12 साल से इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाता चला आ रहा है कि वो सिंध ताश मुआहदा को ख़त्म कर देगा। तो इस वाक़े के बाद इंडिया ने सिंध ताश मुआहदा को मुअत्तल कर दिया है, ख़त्म नहीं किया, सिर्फ मुअत्तल किया है। और इसके बाद इंडिया ने अटारी वाघा बॉर्डर, यानी कि जो इंडिया की साइड है उसे अटारी कहते हैं, और उसी दरवाजे को जब पाकिस्तान की साइड से वाघा बॉर्डर कहते हैं, उसको हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। और इंडिया में मौजूद सार्क के तहत जो इंडिया थे उनको 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया से निकल जाने का कहा है। और साथ ही पाकिस्तान के साथ तिजारत भी ख़त्म कर दी है। तिजारत पाकिस्तान और इंडिया के बीच पहले भी नहीं हो रही थी। इस तिजारती माहिरीन के मुताबिक तिजारत तो वैसे ही हमारी बंद थी, लेकिन पाकिस्तान एक तीसरे मुल्क के ज़रिए, इंडिया और पाकिस्तान मतलब एक किस्म की आप इसे स्मगलिंग कह सकते हैं, के ज़रिए तिजारत हो रही थी। और तकरीबन इंडिया पाकिस्तान को $5 अरब का वो सामान एक तीसरे मुल्क के थ्रू बेच रहा था। अब जो तिजारत बंद हुई है उसके नतीजे में इंडिया को सीधा $5 अरब का ये नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने भी ठीक इंडिया को उसी ज़बान में, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा एक जनाटेदार थप्पड़ इंडिया के मुंह पे रसीद किया। क्योंकि इंडिया जिस चीज़ में उसको अपना फ़ायदा, उसने वो काम नहीं किया। उसने पाकिस्तान के साथ अपनी फ़िज़ाई सरहद बंद नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडियन एयरलाइन के लिए अपनी फ़िज़ाई सर्विस 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दी। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारत तो बंद की, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड, जिसके ज़रिए इंडिया अपना सामान वाघा बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान को सप्लाई कर रहा था, वो बंद नहीं की। पाकिस्तान ने उस तिजारत को भी जवाब में बंद कर दिया। और इसके अलावा जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के दिफाई अताशी, नेवल, फ़िज़ाइया और बरी, इन सब लोगों को मुल्क से नापसंदीदा शख्सियत कहकर मुल्क से निकाला, पाकिस्तान ने भी वैसे ठीक तरीके से जवाब देकर उनको फ़ौरन पाकिस्तान से 48 घंटे के अंदर निकल जाने का कहा। नाजरीन, इस सब शर्मंगेज़ी के बाद इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ और क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में भी हम आपको एक थोड़ा सा बताते चले जाएं। इंडिया कभी भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की सरहद, बैनुल अक़वामी सरहद को अबूर करके, जो कि उसके लिए एक सुर्ख लकीर है, अबूर करके पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमला करे। वो कभी भी फुल स्केल जंग में नहीं जा सकता। इसके बदले में वो पाकिस्तान की शहरों में अपने एजेंटों के ज़रिए बम ब्लास्ट करवा सकता है। BLA, BLF या इस तरह की जो भी दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करके उनको कुछ टारगेट बलूचिस्तान में दे सकता है, या सूबा सरहद हमारे शुमाली इलाका जात में जो खारिज हैं उनके आगे हड्डी फेंक कर उनसे कुछ दहशतगर्दाना हमले करवा सकता है। इससे ज़्यादा इंडिया और कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर इंडिया ने पिछली बार की तरह पाकिस्तान के ऊपर कोई नाम निहाद एयर स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कुछ 2 या 3 दरख्त गिरे थे और एक कौवा मारा गया था, अगर उस तरह की एयर स्ट्राइक दोबारा करने का सोचा तो उन्होंने वो अच्छी तरीके से पाकिस्तान फ़िज़ाइया को जान गए हैं। क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई हैं, चाहे 1971 की जंग जिसमें पाकिस्तान जो पाकिस्तान हार गया था, उसमें भी पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई की थी। तो इंडिया कभी भी
पहले की तरह ये गलती नहीं दोहराएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई और नाम निहाद एयर स्ट्राइक की जाए जिसके नतीजे में सबके सामने एक जहाज़ गिरे, फिर कोई इंडियन पायलट पकड़ा जाए, तो वो उनके लिए एक शर्मिंदगी का बहस है। तो वो यकीनन LOC के ऊपर कुछ छेड़छाड़ करेंगे। कुछ चुनिंदा जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो दिफाई माहिरीन हैं, उनका भी तजिया यही है कि LOC के ऊपर जो एक सीज़ फायर कैम है, इंडिया सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए चुनिंदा मकामात पर कुछ रात के अंधेरे में एक झूठा ऑपरेशन करके अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को बेवकूफ़ बनाएगा कि देखो हमने फ़लाँ जगह पे हमला किया और वहाँ पे वो लश्कर तैयबा या कोई भी मतलब जैसी भी कोई तंजीम है वहाँ के ऊपर जो जितने दहशतगर्द मौजूद थे उन सबको हमने मार गिराया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की नेवल और ख़ासकर पाकिस्तान की अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इंडिया कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर एक फुल स्केल या एक छोटी भी किस्म की, क्योंकि जंग हमेशा एक सोच विचार और एक मालूमात के नतीजे में शुरू की जाती है, लेकिन जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं ना, फिर किसी के भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो जनाब, आज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? ये जो वाक़या जो हुआ है इसके ऊपर आजकल पूरी दुनिया में जो है ना वो एक बहस जारी थी, तो हमने भी आपको अपना एक तजिया और मालूमात फराहम की। पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी इदारों को सपोर्ट करें। ये मुल्क है तो हम हैं, ये हमारी फ़ौज है तो हम हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया को देखें, वहाँ पे लोग जंग को लेकर अगर हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, तो उसका सबको ये एक यकीन है, एक एतमाद है कि जो सरहद के ऊपर हमारे जवान खड़े हुए हैं, जो सरहद के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी हुई है, वो कभी भी इंडियन नापाक कदमों को, उनके फ़ौजियों को पाकिस्तान की सरहद अबूर करके इधर नहीं आने देगी। हमारी जो खुशी का जो ठिकाना है, जिसके नतीजे में लोग डर जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी कह के लगा रहे हैं। हमें पता है हमारी फ़ौज कितनी बहादुर है, वो कितना कुछ कर सकती है। यकीनन हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और पूरा पाकिस्तान पाक फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।